यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टेप्स ऑफ रिसर्च को आज हमें देखना था। स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो टॉपिक है जो कि बहुत सारे सब टॉपिक्स को कवर करता है। यहाँ पर आपके सामने जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है पीपीटी स्लाइड, यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो मैंने लिखे हैं ये प्रैक्टिकली भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं। जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो किन स्टेप्स से गुजरता है, उसे क्या क्या करना होता है एंड तक, वो सारा का सारा यहाँ इंक्लूड है। तो अगर आप एक रिसर्चर हैं या आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। हम आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट और सेट पेपर 1 के लिए हम ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ इस टॉपिक में बहुत सारे आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस के लिए भी आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इसका पहला स्टेप होता है। ये आपको सभी बुक्स में सेम मिलेगा। देन स्नॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन, ये सेकेंड स्टेप होता है। मुझे लगता है कि किसी भी रिसर्चर को प्रैक्टिकली जो करना होता है ना वही थ्योरी में लिखना चाहिए। तो किसी भी बुक में आपको हो सकता है ये जो सब स्टेप है स्नॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन ये ना मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसे ऐड करा जाना चाहिए। तो स्नॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन सेकेंड टॉपिक हमने रखा है स्टेप्स। थर्ड, डेटा कलेक्शन। फोर्थ, डेटा एनालिसिस। फिफ्थ, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट, रिपोर्ट और थीसिस राइटिंग। आइए अब हम एक एक इन स्टेप्स को समझते हैं कि किस तरह से एक रिसर्चर रिसर्च करता है और रिसर्च आगे बढ़ती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन रिसर्च, किसी भी रिसर्चर को ना सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। और रिसर्चर या कोई स्टूडेंट जब अपने किसी टीचर के पास या गाइड के पास जाता है तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, या वो अपना कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं। जनरली हर स्टूडेंट या हर रिसर्चर अगर वो दिल से रिसर्च कर रहा है तो उसके अपने मन में कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होता है, या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एरिया ऐसा ज़रूर होता है जहाँ वो चाहता है कि मैं रिसर्च करूँ और रिसर्च करके जो भी रिगार्डिंग रिज़ल्ट हैं उन्हें पब्लिश करवाऊँ या उन्हें लिखूँ या उन्हें कहीं सेमिनार में प्रेजेंट करूँ। तो रिसर्च का सबसे पहला स्टेप है वो यही है, रिसर्चर सेलेक्ट एनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप सबसे पहले तो उसे सेलेक्ट करो कि आपको विमेन एम्पावरमेंट में काम करना है, आपको करप्शन या ब्यूरोक्रेसी पर काम करना है, आपको देश में कोई प्रोग्राम या पॉलिसी है उस पर काम करना है, या आपको गरीबी पे काम करना है, आपको राजनीति पे काम करना है, आपको किस सब्जेक्ट पे काम करना है। आपको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप सोशल वर्क से रिलेटेड कोई टॉपिक ले सकते हो। जो भी, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस का टॉपिक लोगे ऑब्वियसली, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक लोगे। रिसर्चर सेलेक्ट एनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका पहला सब स्टेप है। देन प्री स्टडी अबाउट दैट एरिया एंड प्रॉब्लम्स। जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट हो जाता है ना तो रिसर्चर देन क्या करता है, उस एरिया से रिलेटेड पूरा का पूरा नॉलेज देखता है कि क्या रिसर्च आज तक हुई है, क्या जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ इस पर पहले कोई काम कर चुका है, या जो पॉलिसी और प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो पूरा का पूरा वो पढ़ाई करता है उसे कहा जाता है प्री स्टडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब यही है कि एक रिसर्चर प्री स्टडी करेगा और अपना टॉपिक सेलेक्ट करेगा। देन आफ्टर दैट, ये जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है जिसमें कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है, 2 मंथ लगते हैं, उसके बाद एक रिसर्चर अपने गाइड की मदद से अपना टॉपिक डिज़ाइन करता है और यहाँ जाकर वो उसकी स्टेप 1 कंप्लीट होती है जहाँ उसको एक टॉपिक मिल जाता है फाइनली। टॉपिक का मतलब है उसके पास एक रिसर्च डिज़ाइन होता है, उसके पास एक मेन टॉपिक होता है और उसके पास एरिया होता है, रिसर्च एरिया जहाँ वो रिसर्च करने वाला है। टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो अलग से मैंने अपलोड किया है और आप उसको देख लीजिएगा कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो टॉपिक
यहाँ एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई गर्ल है और उसका एओआई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है विमेन एम्पावरमेंट। तो अगर वो विमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाह रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, ये उसका रिसर्च एरिया हो गया, देन उसके जो गाइड हैं उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। तो जो टॉपिक है वो क्या डिज़ाइन हो गया, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान स्टेट। ये हुआ हमारा पहला मेजर टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन। आज भी बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो जब अपना एमआरपी करने जाते हैं, जो स्टूडेंट हैं पहली बार, या हम कहें कि पीएचडी के लिए भी जो स्टूडेंट एनरोल होते हैं, वो भी नहीं जान पाते कि सिनॉप्सिस मुझे कैसे डिज़ाइन करना है। ये जो स्लाइड है ये उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई थॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करने हैं कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका जो एओआई था, आपका जो टॉपिक है, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये रिसर्च, और वो प्री स्टडी से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। देन रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी रिसर्च को कितना हेल्पफुल मानते हैं सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो आपको ये भी मेंशन करना होता है कि मेरी रिसर्च का रेलेवेंस क्या है फॉर सोसाइटी और फॉर गवर्नमेंट, फॉर पॉलिसी मेकिंग। रिसर्च गैप, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चल ही रहा है ये अभी। आपको अपनी रिसर्च में ये मेंशन करना होता है, बताना होता है कि आपके रिसर्च का रिसर्च गैप क्या है। रिसर्च गैप यानी कि जो बिफोर जो रिसर्च हुई है इस टॉपिक पर या इससे रिलेटेड, उनमें और आपकी होने वाली रिसर्च में, या जो रिसर्च आप कंप्लीट कर चुके हो उसमें रिसर्च गैप क्या है। आपने ऐसी क्या नई बात आपके रिसर्च में ऐड की है जो पहले नहीं थी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से यहाँ मतलब होता है एक रिसर्चर अपने रिसर्च में रेफरेंसेस क्या देना चाहता है जो उसने प्री स्टडी में लिए। प्री स्टडी जो उसका हुआ वहाँ उसने क्या क्या देखा कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे लिटरेचर अवेलेबल थे, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, कोई रिपोर्ट्स हों, या वो कोई बुक्स हों, या वो किसी के आर्टिकल्स हों। आप उन सभी को यहाँ एज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेंशन कर सकते हैं आपके चैप्टर 1 में। देन रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन वेरी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको सिनॉप्सिस डिज़ाइन करते वक्त ही बना लेना चाहिए और बनानी चाहिए ही, क्योंकि जब एक रिसर्चर अपना टॉपिक सेलेक्ट करता है ना, तब ही उसे ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं कि उसे कैसा रिसर्च करना है। रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या आता है, मैथडोलॉजी आती है, हाइपोथेसिस आता है, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन आता है, सैम्पलिंग मेथड आता है और टाइमलाइन। रिसर्च डिज़ाइन का अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वहाँ आप इनको सबको डिटेल में समझ लीजिएगा। यहाँ आप अपने दिमाग में ये ध्यान रखिए कि रिसर्च डिज़ाइन यानी कि आप एक तरह से जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं ना पढ़ाई के लिए, वैसा एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेरा टाइमलाइन क्या होगा, मैं किस मेथडोलॉजी पे काम करूँगा, मैं किन हाइपोथेसिस को प्रूव करूँगा, मेरे टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या रहेंगे और मेरा सैम्पलिंग मेथड क्या रहेगा। लास्ट होता है सिनॉप्सिस में, आप लास्ट में लिखते हैं चैप्टराइजेशन। आप ये भी डिसाइड करते हैं, एक रिसर्चर ये भी डिसाइड करता है कि मेरे जो प्रोजेक्ट है या मेरा जो डिसर्टेशन है उसका चैप्टराइजेशन कैसे होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो भी रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक सिनॉप्सिस डिज़ाइन होता है और सिनॉप्सिस मैक्सिमम 50 पेज का होता है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, प्लस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब भी होते हैं। तो सिनॉप्सिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिनॉप्सिस का ही दूसरा नाम है रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन, जो किसी भी रिसर्चर के लिए रिसर्च स्टार्ट करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। देन आगे देख लेते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन अब क्या करेगा, रिसर्चर ने जब रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर कर ली, आपका टॉपिक डिसाइड हो गया है, आपका एरिया डिसाइड हो गया है, आपने अपना सिनॉप्सिस बनाकर सबमिट कर दिया है, अब आपको क्या करना है, अब आप जाएंगे एरिया में, अब आप करेंगे डेटा कलेक्शन, क्योंकि आपकी रिसर्च में डेटा कलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेटा कलेक्शन किसी भी रिसर्च को डाइवर्ट कर सकता है। डेटा कलेक्शन ही वो पार्ट होता है जिसमें सबसे लंबा टाइम लगता है।
डेटा कलेक्शन यानी कि आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सैम्पलिंग जो आपने मेथड अपनाया उसमें अपनी टारगेट पॉपुलेशन को देखने वाले हैं। मान लीजिए कि विमेन एम्पावरमेंट जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि किसी गर्ल को विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, तो अब वो अगर इंदौर में अपना रिसर्च एरिया बनाती है या वो मध्य प्रदेश में अपना रिसर्च एरिया बनाती है, तो उसका टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गया, विमेन्स हो गई। अब उसे अलग-अलग एज ग्रुप की विमेन्स के पास जाना है, तो वो भी डिसाइड करेगी कि मुझे 18 इयर्स और 20 टू 40 इयर्स और अबव 40 इयर्स से कैसे डिवाइड करना है और उनको कैसे उनके पास जाना है। देन रेस्पोंडेंट्स अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग मेथड, आपने जो भी सैम्पलिंग मेथड अप्लाई किया है, सैम्पलिंग मेथड पर मेरा अलग से वीडियो आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत समझने वाला टॉपिक है। जो भी सैम्पलिंग मेथड आप डिसाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रेस्पोंडेंट्स चुनते हैं। देन सेलेक्ट और डिज़ाइन डाटा कलेक्शन टूल्स, ये सब जब डिसाइड हो जाता है तो एक रिसर्चर अपने गाइड के साथ बैठकर, अपने सुपरवाइजर के साथ बैठकर ये डिसाइड करता है कि अब हमें हमारे ये रेस्पोंडेंट हैं यानी कि ये टारगेट पॉपुलेशन है मेरा, अब सबसे बेस्ट टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या रहेगा कि मुझे सबसे अच्छा डेटा कलेक्ट हो। मान लीजिए कि विमेन एम्पावरमेंट की बात तो मैंने की, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई गर्ल या कोई भी इस तरह का विमेन एम्पावरमेंट देखना चाह रही है, एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रही है रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में, और उसका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ भी हैं जहाँ गाँव है और गाँव में अधिकतर उसे अनपढ़ लेडीज़ मिलने वाली हैं। तो अब वो लेडीज़ कहीं उसका क्वेश्चनर तो फिल करेंगी नहीं, ना ही वो लेडीज़ अगर आज के टाइम की बात करें तो ईमेल आप उनको नहीं कर सकते, आप उनसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चनर फिल नहीं करवा सकते। वैसे वो कितने भी यूज़ करने लग गए हों मोबाइल आज, लेकिन फिर भी अभी भी स्थितियाँ ऐसी है, छोटे-छोटे गाँव में अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करने जाएँ तो वहाँ उन्हें पहले तो समझाना होगा कि विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। आफ्टर दैट भी वो आपको कहीं कुछ लिख कर नहीं देंगे। तो आपके टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन अलग-अलग मेथड होते हैं जिनसे आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू, आप जब क्वेश्चनर फिल नहीं करवा पाते तो आप इंटरव्यू लेते हैं। क्वेश्चनर आपको पता ही है सभी को कि एक प्रश्नावली बनाई जाती है। सर्वे, आप सर्वे भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अधिकतर जो पॉलिसीज़ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जब भी इस तरह की रिसर्च होती हैं तो सर्वे ही होते हैं। ऑब्जर्वेशन, कभी-कभी आपका जो टारगेट पॉपुलेशन होता है ना वो ऐसा होता है कि वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। मान लीजिए कि बच्चों पर आपकी रिसर्च है, मान लीजिए कि वृद्धों पर आपकी रिसर्च है या जानवरों पर आपकी रिसर्च है या जो डीफ एंड डम्ब होते हैं या जो मेंटली डिसेबल लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी होती हैं जो एक स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन पर होती हैं जिनसे रेस्पॉन्स लेना भी मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी इस तरह की रिसर्च भी की जाती है जनजातीय एरिया में जहाँ पर आपका जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनको ऑब्ज़र्व करके बहुत सारी चीज़ें आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जेल में कई बार लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको अलग-अलग डेटा कलेक्शन टूल्स अपनाने पड़ते हैं। लास्ट होता है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कभी-कभी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स से भी, रिपोर्ट्स से भी आपको कुछ डेटा मिल जाता है। डेटा कलेक्शन टूल्स जो है ना, ये एक-एक इंटरव्यू, क्वेश्चनर, सर्वे, ऑब्जर्वेशन इनकी मेकिंग, इनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है और इनका उपयोग कब किया जाता है और इनके टाइप्स क्या हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अलग-अलग चैप्टर्स हैं पूरे जिनका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन का, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया कि एक रिसर्चर जब रिसर्च करने जाता है तो डेटा कलेक्शन तक उसके स्टेप्स या सब स्टेप्स क्या रहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का देखते हैं, ठीक है? बाय।